नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा की संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,000 को पार कर गई है। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 67,152 है। इनमें 44,029 एक्टिव पेशेंट है। 2,206 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20,916 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 832, गुजरात में 493, मध्य प्रदेश में 215, राजस्थान में 107, दिल्ली में 73, उत्तर प्रदेश में 74, आंध्र प्रदेश में 45, पश्चिम बंगाल में 185, तमिलनाडु में 47, तेलंगाना में 30, कर्नाटक में 31, पंजाब में 31, जम्मू कश्मीर में 9, हरियाणा में 10, केरल में 4, झारखंड में 3, बिहार में 6, ओडिशा में 3, चंडीगढ़ में 2, हिमाचल प्रदेश में 2, असम में 2 और मेघालय में 1 की मौत हुई है। यह आंकड़ा मैं इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि राज्य सरकारों ने स्पष्ट कर दिया है अब वे दूसरे राज्यों के लोगों का बोझ उठाने में सक्षम नहीं है, उन्हें वापस जाना होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में घर वापसी करने वालों के लिए क्वारंटीन की व्यवस्था की जा रही है। असम के स्वास्थ्य मंत्री ने स्कूल और कॉलेजों को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील करने के लिए विधायकों से मदद मांगी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। ऊपर से बाहरी राज्यों से बस एवं ट्रेन के जरिए लौट रहे लोगों ने एक नई चुनौती को जन्म दे दिया है। आगे चुनौतियां कई है और इन मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता दुल्लू अहमद, राजकुमार तिवारी भाजपा के नेता है, प्रमोद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्द हमारे साथ मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री AL हैक हमारे साथ जुड़ेंगे। मुजफ्फरपुर बिहार से राकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकार है, और डॉक्टर जसपाल सिंह IGIMS पटना से हमने बात की थी, उनसे भी हम जुड़ेंगे। उनसे बातचीत की जा चुकी है, क्या बातचीत की थी आपको दिखाएंगे। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। आज स्वास्थ्य मंत्री ने जोरहाट में क्या कहा था, जो लोग होम क्वारंटीन में रहेंगे उसको लेकर क्या कहा था, पहले आपको सुना लेते हैं। এতিয়া আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ সামাজিক সংগঠনসমূহকো আমি অলপ লগত ল'ম, যাতে হোম কোৱাৰেণ্টাইন থকা প্ৰত্যেক গাঁৱতে বা প্ৰত্যেক টাউনতে সৰু এটা কমিটি হয়, যিখিনি হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে পঠায় DCয়ে সেই লিষ্টখন কমিটিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু ৰাইজেও যাতে চকু দিয়ে কোনো যাতে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে। 12 তাৰিখৰ পৰা ৰেল খুলিব, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিব, হাজাৰ হাজাৰ মানুহক টেষ্ট কৰাটো সম্ভৱ নহয় আৰু যোৰহাটত একেলগে ৰাখি থোৱাও সম্ভৱ নহয়, কাৰণ এখন জেগাত ৰাখিলে সেই জেগাখনত কণ্টামিনেশ্যন বহুত হৈ যাব পাৰে। কিন্তু আমি যদি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰি দিওঁ যে মোৰ সমষ্টিৰ মানুহখিনি মোৰ সমষ্টিৰ কলেজ এখনত থাকিলে, তেতিয়া স্থানীয় লোকে চালে 14 দিন চোৱা গ'ল, 14 দিনৰ মূৰত যেতিয়া চিমটম আমি নেদেখিম তেওঁলোকক আমি ঘৰত পঠাম। চিমটম দেখাৰ লগে লগে আমি জোনেল স্ক্ৰিনিঙলৈকে লৈ আহিলোঁ, ইয়াতে আমি টেষ্ট কৰিলোঁ। সেই ধৰণে পৰিৱেশ সলনিৰ লগে লগে অলপ অলপ নিয়ম নীতিৰো আমি সলনি কৰি থাকিব লাগিব। এভাৰেজ আপোনালোকে ধৰি লওক যে প্ৰতি জিলালৈকে 10,000কৈ মানুহ আহিব, কিন্তু 10,000 একেলগে নাহে, কাৰণ আহিলেওতো ৰেলৰ যোগান নাই। অনাগত 45 ডেজৰ ভিতৰত, ধৰক আজি যদি আমি এটা দিন বুলি ধৰি লওঁ, অহা 45 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতি জিলালৈ মই ভাবোঁ 10,000 মানুহ আহিব। प्रमोद जी, जैसा हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगले 45 दिनों में हर गांव में 10,000 से ज़्यादा लोग जो बाहर से लौटने वाले हैं वो आएंगे और उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था, हम सुनाएंगे आपको, कि अगर किसी घर में एक व्यक्ति बाहर से लौटा हुआ रहता है तो उस घर को ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके साथ रहे लोग बाहर निकलते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं तो एक खतरा बढ़ता भी है इससे। तो पूरे घर के परिवार को ही सावधानी बरतनी होगी। इसके लिए उन्होंने नागरिक समिति बनाने की घोषणा की है। ये नागरिक समिति जो है प्रशासन को जानकारी देगी कि इतने लोग रह रहे हैं इनके घर में और इनके घर में इतने परिवार के सदस्य हैं, इनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। कुल मिला के एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है पूरे भारत में अब लगभग 70,000 के करीब संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। पूरे माहौल को, अब तक के माहौल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि पॉलिसीज़ जहाँ तक बन रही है हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। आज भी हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि, और बहुत अच्छी बात कही कि
हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो 10,000 करके प्रत्येक ज़िले में अगर लोग आएंगे उतना बड़ा स्ट्रेस नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि हम गांव की जो हमारे ज़िलों की स्कूल कॉलेजेस को हम क्वारंटीन सेंटर बना दें, वहाँ नागरिक कमेटियाँ की गठन की जाएगी और वो नज़र रखेगी कि कोई जो प्रोटोकॉल है क्वारंटीन प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, पॉलिसी में कहीं कोई कमी नहीं, किंतु एग्जीक्यूशन के स्तर के ऊपर कंप्लीट जिसको हम कह सकते हैं पैरालिसिस की स्थिति है। मैं आपको एक उदाहरण देकर बात तो स्पष्ट करना चाहूँगा। 3 दिन पहले कोटा से 3 बसें गुवाहाटी पहुँची, बच्चों को सरस्वती स्टेडियम में उतारा गया। वहाँ कौन कौन आए कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। उसके बाद उनमें से कुछ ने कहा कि हम पैड क्वारंटीन को प्रेफर करते हैं, उन्हें चॉइस नहीं दी गई। कुछ लोग जो थे उनको तो एक दूसरी होटल में दिया गया और बाकियों को एक होटल में दे दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कहा था कि हमने महानगर की होटलों से बार्गेनिंग करके रेट लिए जिससे कि जो पैड क्वारंटीन में जाए उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव न पड़े। वो बात भी किंतु पॉलिसी के स्तर पे ठीक है, किंतु जब एग्जीक्यूशन के स्तर पे हम देखते हैं कि जिन होटलों में आम दिन का किराया 800, 700, 900 रुपये है, वो 2,000 से ज़्यादा करके पैड क्वारंटीन वाले से चार्ज कर रहे हैं, उसके बदले में कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। प्रोटोकॉल ये कहता है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये कहता है कि जिस कमरे में किसी को क्वारंटीन करके रखा गया है उस कमरे के बाहर एक ट्रॉली के ऊपर उसका फूड रख दिया जाता है, वो वहाँ से फूड लेकर अंदर जाएगा, डिस्पोजेबल जो वो होते हैं उसमें फूड दिया जाएगा और फिर वो होटल में जो डिस्पोज करने की जो जगह होती है वहाँ खुद ही जाके डाल के आएगा। मैंने ये भी सुना कि कई होटलों में बाकायदा बफे लगा दिए गए, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का तो उल्लंघन है ही, उससे सोशल डिस्टेंसिंग भी वहाँ मेंटेन नहीं हुई और इस तरह से हम हमारे पूरे स्वास्थ्य सिस्टम को एक्सपोज करके रख देंगे। इस तरह की और भी बहुत बातें हैं। आप देखिए सरस्वती स्टेडियम में उसी बस की बात कर रहा हूँ, जो जिन लोगों ने सरस्वती स्टेडियम को प्रेफर किया उनका उसी दिन टेस्ट हो गया, अगले दिन उनकी रिपोर्ट भी आ गई और उन बच्चों को होम क्वारंटीन में भेज दिया गया। किंतु जो बच्चे होटल को ऑप्ट किया है उनकी एक दिन बाद टेस्टिंग हुई, आज तक टेस्टिंग की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। होटल वालों को पता नहीं है कि किससे पूछे कि हमारी रिपोर्ट कब मिलेगी, हमें आगे क्या करना है, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरस्वती स्टेडियम में जब वो उतरे कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। देखिए कल हमारे स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री ने 1923 लोगों का एक आंकड़ा दिया था जो कि विभिन्न क्वारंटीन सेंटर्स में हैं, किंतु वो ये नहीं बता पाए थे कि पैड क्वारंटीन में हमारे कितने लोग हैं, होम क्वारंटीन में हमने कितने लोगों को भेजे हैं। पॉलिसी के स्तर पे सब कुछ ठीक है, एग्जीक्यूशन के स्तर पर एकदम बंटाधार है, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो लोग नहीं, मैं बताता हूँ, मुझे लेट मी कंप्लीट। कई ऐसी होटलें हैं जिनमें 2, 4, 5 लोग हैं। मेरे पास आज एक तिनसुकिया का बंदा है, गुवाहाटी में क्वारंटीन कर रहा है, उनका फ़ोन आया कि हम 6 दिनों से होटल में पड़े हैं, होटल का फूड खराब है, हाइजीन नहीं है, यहाँ पर रूम से गंध आती है, हमारा टेस्ट 4 दिन पहले हो चुका है, होटल हमें ये बताने की स्थिति में नहीं है कि हमारी रिपोर्ट कब आएगी, हम किससे बात करें, किससे पूछें। जब अभी तो शुरू हुआ है, 2 दिन बाद रेल खुल रही है, जब हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे और हमारा ऑफिशियल डम इसी तरह अगर काम करते रहेगा तो मैं समझता हूं कि डिजास्टर हो जाएगा। ये बात आपके चैनल के माध्यम से दोज हू मैटर्स, जो मैटर करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि कस दे, अपना जो सिस्टम है ऑफिशियल सिस्टम उसको कसे। होटल वालों को ये पता नहीं है, आपने जो होटल जो ली है उनको आपने होटल के मैनेजमेंट को आपने नहीं बताया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, कुछ नहीं जानते हैं वो। जिन होटल वाले जो व्हाट्सएप करते हैं, जो सोशल मीडिया में देखते हैं, जो सरकारी जो नोटिफिकेशन आते हैं पढ़ लिया उतना वो कर रहे हैं, कोई वहाँ बताने वाला नहीं है। बताया गया था कि 2 मोबाइल डॉक्टर रोज़ हॉस्पिटल में जाकर जो लोग वहाँ रह रहे हैं होटल्स में जाकर उनको चेक करेंगे, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी था कि होटल के बाहर होमगार्ड या पुलिस के जवान रहेंगे कि जिससे कि लोग बाहर घूमने नहीं निकले। ये भी कंप्लेन आ रही है कि जिन लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है वो सड़कों पर बाहर घूम रहे हैं। अगर ऐसी बात वास्तव में है तो ये बहुत खतरनाक बात है, आगे इसके अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा ऑपरेशन को जब अंजाम दिया जा रहा है तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा। और 48 दिन हो चुके हैं तो मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ ना कुछ समस्याएं तो है। हम सीधे रुख करेंगे मेघालय की ओर। मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री एएल हेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एएल हेक, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। असम के स्वास्थ्य मंत्री ने आज दिन में एक बात कही थी कि असम में अगले 45 दिनों में हर जिले में 10,000 से ज़्यादा लोग लौटने वाले हैं। क्वारंटीन की एक व्यवस्था की जा रही है और इसमें नागरिक समिति का गठन किया जाएगा। और विधायकों से ये कहा गया है कि आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो है कॉलेज, स्कूल, उसको क्वारंटीन सेंटर में तब्दील करने में मदद करें।
मेघालय सरकार के पास क्या प्लान है, क्योंकि हमारे पास जो सूचना है आपके वहाँ भी 20,000 से अधिक लोग अदर स्टेट से वापस आने वाले हैं। प्रिपरेशन है तो हम लोग काम करते हैं अपना ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, जो दरबार है, जो दरबार लोग है, जो हम लोग का बोलते हैं जैसा पंचायत लोग, जो हम लोग का पंचायत है उन लोग के साथ मिलके हम लोग काम करते हैं। जो अगर सब इंडिविजुअल मिलके, एवरी इंडिविजुअल हम लोग को सब मिल साथ करके हम लोग काम कर रहे हैं। जो सकता है कि हम लोग के जो लोग अभी बाहर से आएंगे, इतना कैपेसिटी तो गवर्नमेंट के पास है नहीं। जो 13,000 पीपल दोस आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से आएंगे, सो वी हैव द कैपेसिटी ऑफ आवर क्वारंटाइन सेंटर खाली एक 1,000 में है। तो जितना लोग आएंगे तो वी आर रिक्वेस्ट टू ऑल द फैमिली, जो लोग भी फैमिली में है, जो अपना होम क्वारंटाइन में रखेंगे। जय एल है कि आप बता रहे हैं कि होम क्वारंटीन में रखेंगे। मान लीजिए किसी फैमिली में एक मेंबर वापस लौट के आता है, वो होम क्वारंटीन में रहता है, लेकिन उसी फैमिली के अदर्स मेंबर अगर दूसरे लोगों से मिलते जुलते हैं, बाहर जाते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, तो अगर बाई चांस लौटा हुआ व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया तो एक बड़ा डिजास्टर खड़ा हो सकता है। इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? हम लोग का व्यवस्था ऐसा है कि हम लोग बोला है कि जो बाहर से कोई फैमिली आएंगे तो सब परिवार घर में सबको हम लोग को क्वारंटाइन बैठना पड़ेंगे। तो हम लोग अपना गवर्नमेंट से जितना भी एसेंशियल कम्युनिटी है, जो राशन है, सब प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भाजपा के नेता राजकुमार तिवारी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, एक बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने और अब तक जो स्थितियां दिख रही है, जैसा कि प्रमोद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा कि पेड क्वारंटीन जो जिन होटलों में किया गया व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। हर दिन 1,000-1,200 लोग लौटेंगे। रेलवे से भी कल से शुरू हो जाएगा, बस से तो आ ही रहे हैं। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से एक बात देखने में आ रही है, चूँकि मैं शुरुआती दिनों से सरकार द्वारा जिस तरह से कार्य पद्धति को इम्प्लीमेशन किया जा रहा था, देखिए ऊपरी सतह पर कार्य जो गतिविधियां जिस प्रकार संचालित होनी चाहिए वो निश्चित सही रूप से संचालित ऊपरी स्तर पर बहुत अच्छी है। अब बात आती है निचले स्तर पर वर्क ऑफ डिवीज़न, वो शायद मुझे लगता है ढंग से, जैसे भाई प्रमोद ने एक बात कही थी कि होटलों में जिन क्वारंटीन है तो बच्चों को रखा गया है, उस वहाँ जिस तरह का उनके साथ व्यवहार, एक तरह बफे यदि सिस्टम यदि लगा दिया जाता है और उन इस तरह की देखभाल होती है और जो डिस्पोजल जिस तरह से एक सिस्टम होता है, कल्चर है, ये आप देखिए बाहरी देशों ने इसी तरह का ये अपनाया है कि जहाँ व्यक्ति को होटलों में यदि क्वारंटाइन किया जाता है, बाकायदे ट्रे सिस्टम में, एकदम टेबल सिस्टम में एक जाता है और उनको डिस्पोजल में दिया जाता है। वो अब कहीं ना कहीं तरीका हमें अपनाना ही होगा। यदि हम इस तरह के तरीके नहीं अपनाते हैं तो जो स्थिति अभी यदि किसी एक होटल में 50 बच्चे एक साथ उतरे हुए या 30 बच्चे उतरे हुए हैं और एक साथ बुफे खा रहे हैं उन्हीं प्लेटों में, कहीं ना कहीं संक्रमण यदि नहीं है तो होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं निचले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा सबसे ज़्यादा ये तकलीफ है गुवाहाटी महानगर में। जितने भी बाहर से वर्तमान में किसी कारण से दुखी, एक देखिए एक बहुत बड़ा, मैं कि आज अभी संजोग बस मुझे याद आया, डीएसपी हुआ करते थे हेमंत नियोग सर, उनकी बच्ची बेंगलोर में थी और लोपज्योति नियोग उसका नाम, लुप्रज्योति नियोग ऐसा नाम था उस बच्ची का। आज से 4-5 दिन पहले की कहानी है वो बच्ची की बेंगलोर से बस छूट गई और इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में ऑलरेडी वहीं आ चुकी थी कि उसकी किसी गलती से वो कोई पलक झप गई, नींद आ गई उस बच्ची को, वो उसकी बस छूट गई। उसकी वजह से वो डिप्रेशन में वो बच्ची वहाँ ख़त्म हो गई डिप्रेशन की वजह से। ठीक है, लॉकडाउन है, कहीं ना कभी हर स्तर पर प्रत्येक राज्य सरकारों को ध्यान देना होगा, जहाँ से भी निकलते हैं उनकी सही तो स्कैनिंग। एक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मुझे खबर है जब पहली बार जब कोटा से आई थी, हो सकता है बच्चों की स्कैनिंग वहाँ की गई हो, यहाँ आने के बाद भी उनकी खूब बढ़िया से स्कैनिंग गई। उसके बाद जो कंटिन्यूटी के रूप में जो राजस्थान से प्रवासी किसी कारण से आबद्ध हो गए थे, यहाँ से गए हुए
और उनको वापस आना था। उनकी ढंग से मुझे लगता है राजस्थान सरकार ने भी बहुत जगह नेग्लिजेंसी करते हुए उनको स्कैनिंग वगैरह नहीं की। स्कैनिंग वगैरह नहीं करने से क्या, उसके बाद देखिए अजमेर शरीफ से दरगाह से जो बस आई, वो जो सिलचर गई, उसकी क्या स्थिति हुई। इसी तरह की कमोबेश यहाँ पर भी आई हैं वैसी बसेज, और यदि उनको ढंग से क्वारंटाइन नहीं किया है और ढंग से और टाइमली एक बार यदि टेस्ट हो गया, उसका आप समय रहते हम यदि जवाब स्थानीय प्रशासन समय रहते उनका जवाब क्या हुआ, क्या स्थिति है, उससे अवगत नहीं कराते हैं, तो एक बच्चों में देख छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाहर से आ रहे हैं या जो बाहर से प्रवासी हैं, वो ऑलरेडी टूट चुके हैं। जितने भी अभी जो आ रहे हैं फंसे हुए व्यक्ति, वो ऑलरेडी अंदर से 45 दिन 50 दिन टूट चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों को समय से यदि आप रिजल्ट नहीं देते हैं, आपकी क्या स्थिति है, तो उनके मन में एक भय का आतंक स्वाभाविक प्रारंभ हो जाता है। ये नहीं आना चाहिए, ये क्योंकि देश में जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी पिछले एक सप्ताह में लगभग स्थिति जो है एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिवों की संख्या सामने आ सकती है। एएल हक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि बाहरी राज्यों ने, दूसरे स्टेट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम और अपने पास दूसरे राज्य के लोगों को नहीं रखेंगे, इसलिए आप अपने राज्य में उनको वापस ले जाए। आपने जैसा बताया कि 13-14 हज़ार आपके स्टेट में अदर स्टेट से लोग आएंगे, तो आपके स्टेट में भी बाहर अदर स्टेट के बहुत सारे माइग्रेंट लेबर भी रहे होंगे और दूसरे लोग भी रहेंगे, स्टूडेंट भी रहे होंगे, उनको भेजने की कैसी व्यवस्था की गई है? इन लोग का व्यवस्था है कि हम लोग वहाँ जो अपना एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट में सबको हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के बाद में अगर कोई जो सिम्टोमेटिक विच इज कोविड सस्पेक्टेड केस, उन लोग को हम लोग उस लोग को भेजता हूँ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में। लेकिन जो कोई सिम्टम नहीं है इनका, तो उन लोग को हम लोग सीधा उनका अपना अपना घर में भेज रहा हूँ, जो अपना घर में ही क्वारंटाइन करेंगे। अदर स्टेट्स के कितने लोग होंगे आपके स्टेट में फिलहाल इस वक्त? बाहर से आ रहे हैं अभी तो लोग आते हैं। अभी जब भी आएंगे तो यहाँ में कम से कम 5,000 लोग आ गए हैं। लेकिन हम लोग वी आर एक्सपेक्टेड कम से कम भी 13,000 या 14,000 लोग आएंगे वहाँ से। जी हाँ, मैं पूछ रहा हूँ अदर स्टेट से कितने लोग आपके यहाँ में रह रहे थे, उनको रिटर्न उनके स्टेट में भेजने की व्यवस्था कैसे की जा रही है? यहाँ से जो माइग्रेंट लेबरर्स है, जो स्टूडेंट है, हम लोग यहाँ से जितना भी जो हम लोग अपना जो लोग अपना सी हम लोग खाली परमिट दे रहे हैं लोग को अपने से जाने के लिए, यहाँ से अपना हम लोग अपना मेघालय स्टेट से। एल है, मैं जानता हूं आप इन दिनों काफ़ी व्यस्त है क्योंकि एक बड़े ऑपरेशन में आप शामिल है। मैं बहुत देर तो आपके रोक नहीं सकता क्योंकि आप एक बहुत जिम्मेदारी के पद पर है। फिर भी मैं ये आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आप मेघालय जो है, मेघालय के एक तरफ बराक घाटी है और त्रिपुरा भी लगा हुआ है और एक तरफ आसाम, दोनों स्टेट में या दोनों साइड में कोरोना संक्रमितों की संख्या या कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या स्थिति है वहाँ पे? दोनों राज्यों के बीच में मेघालय है, तो ऐसे में क्या वहाँ पे लोगों के मन में किसी तरह की आशंका है और स्टेट गवर्नमेंट किस तरह का इनिशिएटिव ले रही है? हम लोग आज अभी तक की खाली वो जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट जो लोग आ रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से जो बाहर नॉर्थ ईस्ट से जो स्टेट है, उन लोग को ही अलाउड कर रहे हैं जो आने के लिए। तो आज शाम से जो पूरा ऑल इंडिया जो हम लोग का जो अपना मेघालय नागरिक है, वह स्टूडेंट है या माइग्रेंट लेबरर्स है या जो भी है मेघालय की बाहर जो है, अभी हम लोग उन लोग को भी एंट्री करने का दे रहा हूँ आज से। जी हाँ, बिल्कुल, आज इवनिंग से। जी हाँ, हमारे साथ कांग्रेस के नेता दुलू अहमद जुड़े हुए हैं। दुलू, मैं आपको थोड़ी देर इसलिए रोका क्योंकि आप पूरे माहौल को देखे समझे और चूंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा अक्सर करते हैं, क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था की बात कही जा रही है, जैसा कि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था, आपको क्या दिख रहा है? देखिए रंजित जी, बात अभी ऐसा हो गया कि अभी आज 48 दिन आज ये लॉकडाउन का चल रहा है। तो मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो सोच है, कोरोना का असली फाइट अब शुरू होंगे जी,
क्योंकि आप देखिएगा स्वास्थ्य मंत्री का जो स्टेटमेंट था थोड़ा देर पहले आपने दिखाया था यहाँ पे, और आज से 1 महीना पहले का स्वास्थ्य मंत्री का आप स्टेटमेंट देखिएगा, उस टाइम गवर्नमेंट का स्टेटमेंट था कि बाहर से जितने लोग आएंगे हम लोग पहले उसको क्वारंटाइन में रखेंगे। तो आज का स्थिति क्या हो गया कि घर होम क्वारंटाइन करने की बात कर रहे हैं। मतलब स्वास्थ्य मंत्री को एक इंडिकेशन मिल गया है कि अभी जो हर जिला का 10,000 जी आसाम में आप 33 जिले हैं, तो आप लगभग ले लीजिए कम से कम 4 लाख लोग बाहर से आएंगे। तो ये 4 लाख जो लोग जो आएंगे, अभी तो 4 लाख क्वारंटाइन करने का कैपेसिटी सरकार के पास नहीं है। लेकिन 1 महीना पहले जो स्वास्थ्य मंत्री या सरकार सब बोल रहे थे कि जो भी आएगा पहले हम लोग को उसको क्वारंटाइन करेंगे, 14 दिन रखेंगे, उसके बाद हम लोग घर भेज देंगे, अगर ज़रूरत होगा तो घर में भी हम लोग 14 दिन क्वारंटाइन में रखेंगे। क्योंकि कोई ये पेशेंट 28 दिन का बाद भी शिनाख्त हुआ है। तो अभी मेरा अभी जो सोचना है, अभी देखिए 67,000 अभी तक हो गया है। आज 2 दिन का हिस्ट्री देखिए, 2 दिन पहले का देखिए पूरी भारत में आपको 50,000 था। तो अभी जैसे बाहर से जब स्टूडेंट सब आएंगे, जो लेबर है या जो भी फंसा हुआ है, अभी तो हर स्टेट का गवर्नमेंट ने अभी ऐलान कर दिया कि बाहर का स्टेट का लोग को यहाँ हम लोग रखने दे देंगे, सब अपना होम स्टेट में भेज देंगे। तो अभी जंग, मेरा हिसाब से अभी जंग कोरोना का अभी शुरू होगा, और इसको सरकार या प्रशासन या इसको किस हिसाब से लेता है। अभी जो प्रमोद जी बोल रहा था, ये राजकुमार दा भी बोल रहा था कि ये होटल में जो बाहर से आया था, रुका था, खाने में प्रॉब्लम हुआ है, कुछ प्रॉब्लम, बहुत ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये तो होते रहेंगे। लेकिन अभी जो ह्यूज क्वांटिटी में जो स्टूडेंट या आसाम से रिलेटेड जो भी बाहर से आएंगे, अभी कल 12 तारीख है, कल से ट्रेन से आएगा, ये स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा था। अभी दुलू, हम आपसे बात करेंगे, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको दिखा रहे हैं। असम में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों में इजाफा हो गया है। गुवाहाटी में 2 और व्यक्तियों को पाया गया है कोरोना पॉजिटिव। एक मरीज गुवाहाटी का निवासी है, दूसरे पॉजिटिव मरीज का घर मोरीगांव में है, और कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या जो है बढ़कर 64 हो गई है। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, एक गुवाहाटी से, एक मोरीगांव से। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अभी एक्टिव केसेस जो है 29 हो गई है। तो इस वक्त डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 34 है, 2 की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि ये जो दोनों जो मरीज है गुवाहाटी में ही पॉजिटिव पाए गए हैं, जो रिजल्ट आए थे, लेकिन एक का घर गुवाहाटी में है, दूसरा जो है मोरीगांव का निवासी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, पॉजिटिव केसों की संख्या इस वक्त बढ़ गई है। और जैसे कि हम आशंका जता रहे हैं, अगले कुछ दिनों में ये तथ्य बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक मरीज गुवाहाटी का निवासी है, कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों में इजाफा हो चुका है। जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे, आंकड़ों में इजाफा होता जाएगा। सबसे बड़ी जो बात है वो है कि हमें सबको सावधान रहना पड़ेगा। तो हिमंत बिश्व शर्मा ने कुछ ही देर पहले ट्वीट किया था कि दो लोगों के जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आए हैं, और एक मोरीगांव के निवासी है और एक गुवाहाटी के ही निवासी है। और पूरा डिटेल्स जो है थोड़ी देर में हमारे साथ सामने आ जाएगा। तो अभी जो खबर आ रही है, असम में और 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक गुवाहाटी से हैं, एक मोरीगांव से है। दोनों ही व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव का केस सामने आया है, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ ही देर पहले ये आंकड़ा जारी किया था, और इस पर हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम लौटेंगे दुलू अहमद के पास। दुलू, आप जैसा कि बता रहा था मैं, ये तो यहीं थे। बाहर से लौटने वाले लोगों की संख्या तो और भी भयानक होगी। हम नहीं बता सकते कि कौन एक कोरोना संक्रमण को अपने साथ कैरी कर रहा है। देखिए रंजित जी, मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि अभी कोरोना का असली फाइटिंग अभी से शुरू होंगी। ये आप निश्चित रूप से, मैं आज आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले तो आज 48 दिन में जो आसाम का, मैं आसाम रिलेटेड ही बात करता हूँ। आसाम को जो ये था आपका सिचुएशन था, एक प्रकार से आप सोच लीजिएगा कि थोड़ा नॉर्मल बोलने से भी कोई ख़राब नहीं है। लेकिन अभी जब कल से जब ट्रेन में हर जिला का 10,000 जब आएंगे लोग,
तो वो लोग को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? जैसे आज कुछ दिन 3-4 दिन पहले का बात है, आप जैसे आप बोल रहे थे कि मैं ग्रामीण इलाका में ज़्यादा घूमता हूँ, तो कोई एक बस आया था बाहर से, कश्मीर ना कहाँ से आया था, तो वहाँ का कोई कहाँ गया है, कहाँ उतरा है, कहाँ चेकअप हुआ है, कोई रिकॉर्ड नहीं। इसका वजह से जो ये कामरूप जिला का जो डिप्टी कमिश्नर है उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया है। तो अभी देखिए एक बस में अगर एक बस में ये सिस्टम है, एक डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफ़र करने पड़ा है, तो आप जब 10,000 आएंगे, एक स्वास्थ्य मंत्री तो बोल रहा था कि हम लोग हर जिला से 10,000 एक साथ नहीं और फेज वाइज लाएंगे, तो फेज वाइज लाने से तो कम से कम एक ट्रेन में तो कम से कम 1000 तो आएंगे बाहर का लोग। जब आएंगे तो 1000 को कैसे कंट्रोल करेंगे? जी हाँ, और यही और स्थिति किसी जो है, किसी का अभी देखिएगा, कोई जी हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री, जिसका पास कोरोना शनाख्त हुआ है, ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है किसी का पास। जी हाँ, ये सबसे चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। जी हाँ। और हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं राकेश कुमार, हम राकेश के पास जाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। बिहार से हमारे साथ राकेश कुमार जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बिहार से ही पटना के एक डॉक्टर है, डॉक्टर जसपाल सिंह, जो IGIMS पटना में कार्यरत है। उनसे हमने कुछ देर पहले बातचीत की थी कि बिहार सरकार क्या कर रही है, क्वारंटीन सेंटर की क्या व्यवस्था है। उनसे हमने सवाल पूछा था और उनसे ये भी पूछा था कि जो मजदूर लौट रहे हैं और क्वारंटीन सेंटरों में रहने से मना कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है, आपको सुना लेते हैं। 22 मार्च को सबसे पहले 2 पॉजिटिव केस बिहार में रिपोर्ट किए गए थे, जिसमें से एक की मृत्यु तो उसी दिन हो गई थी और उस समय से लगातार केसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और लगभग 700 लोग अभी पॉजिटिव हैं, जिनमें से 6 की मृत्यु हो चुकी है। राज्य सरकार की तरफ से लगभग 3000 क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें से SDRF की तरफ से भी 200 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहाँ बहुत तरह की सुविधाएं हैं, जैसे उनको भोजन, उनका ट्रीटमेंट, रनिंग वाटर और बेसिक फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। चूँकि ये एक पेंडेमिक है और नोवल कोरोना वायरस था, जो पूरे विश्व में किसी को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि ये किस तरह से आया, कहाँ से आया। तो इस छोटे से टाइम पीरियड में सरकार की तरफ से किया गया काम काफ़ी सराहनीय है और हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम सभी लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जल्दी इसका कोई ना कोई कोई उपाय जरूर निकाल लिया जाएगा। ये सच है, हमारे बहुत सारे प्रवासी जो मजदूर हैं या फिर लोग हैं जो दूसरे राज्यों में रहते थे, अब हमारे राज्य में वापस आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए उनको ब्लॉक लेवल से लेकर पंचायत लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें उनको रहना अनिवार्य किया गया है। चूँकि बिहार सरकार ने 17 मार्च को बिहार में एक पैंडेमिक एक्ट, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक कोविड एक्ट 2020 लागू। तो ये जसपाल सिंह थे, पटना में एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत है, उनसे हमने कुछ देर पहले बातचीत की थी, उन्होंने वहाँ की जानकारियाँ दी। और हमारे साथ मुजफ्फरपुर बिहार से पत्रकार राकेश कुमार जुड़ चुके हैं। राकेश, आप जसपाल सिंह को सुन रहे थे, उन्होंने जैसे बताया कि बिहार सरकार ने किस तरह की व्यवस्थाएं की है, लेकिन एक जो खबर आ रही है कि जो लोग, चूँकि बिहार से अधिकतर प्रवासी मजदूर बाहरी राज्यों से लौट रहे हैं, पैदल ही लौट रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, लेकिन वो अपने गांव में, अपने एरिया में जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ को लेकर भी वो असंतुष्ट है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बिहार में जो कोरोना की स्थिति है, कहा जाए तो वास्तविक चुनौतियां अब सरकार के लिए शुरू हुई हैं। कहने को तो सरकार की ओर से हर एक पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर, हर एक पंचायत के एक विद्यालयों को क्वारंटाइन सेंटर घोषित किया गया हुआ, लेकिन जब से प्रवासी बिहारियों की वापसी शुरू हुई है और काफी संख्या में लोग लौट रहे हैं, ट्रेन के अलावे अगर आधिकारिक रूप से छोड़ दें तो जो इतने लोग आधिकारिक रूप से ट्रेन या अन्य वैध पासों के सहारे लौट रहे हैं, उनसे कई गुना संख्या अवैध रूप से या चोरी छुपे लौटने वालों की है।
जो वास्तविक रूप से सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। उनमें से अधिकतर लोग अपने घरों में रह रहे हैं, उनके परिवार वाले लोग भी प्रशासन को अधिकतर जगहों पर सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाए, जबकि वास्तविकता यह है कि पिछले 2 दिनों में पिछले कल की बात करें तो 89 सैंपल्स जो नेगेटिव आए थे, उनमें 86 जो नेगेटिव आए पॉजिटिव आए हैं, उनकी 89 में से 86 पॉजिटिव केस प्रवासियों का ही मिला है। तो कहा जाए तो बिहार में प्रवासी जैसे जैसे लौट रहे हैं, उनके माध्यम से कोरोना बिहार में काफी गंभीर रूप लेते जा रहा है। जी रंजीत जी बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि 87 में से 86 पॉजिटिव केस है और ये प्रवासी है जो लौटे हैं, और चोरी छुपे लौटे लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। और घर वाले भी प्रशासन को या पंचायत के सदस्यों को इसकी सूचना नहीं दे रहे हैं, तो स्थिति तो और भयानक होगी वहाँ। जी बिल्कुल, अभी कहा जाए तो बिहार में जैसा कि पूर्व के और हमारे पैनलिस्ट लोगों ने कहा, यहाँ भी वही स्थिति कमोबेश है। यहाँ और केसेस की भयावहता बढ़ने वाली है, क्योंकि स्क्रीनिंग के माध्यम से जितने लोग आ रहे हैं, उससे 3 गुना 4 गुना संख्या वैसे लोगों की है जो चोरी छुपे लौट रहे हैं और उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री सरकार के पास नहीं है, उनकी स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है। और दुर्भाग्य की बात है कि कहीं कहीं किसी स्तर से अगर प्रशासन को सूचना भी दी जा रही है, तो प्रशासन उस तरह से सक्रिय नहीं है ताकि उन लोगों को स्क्रीनिंग या जांच के लिए ले जाया जाए। प्रशासन के पास उतने संसाधन भी मौजूद नहीं है, और क्वारंटाइन सेंटर पे जो जितनी संसाधन होने चाहिए या SOP जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है, उतने संसाधन नहीं दिख रहे हैं, जिनके कारण भी क्वारंटाइन सेंटर पर लोग रहना नहीं चाह रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर पर बिजली, पानी, आवासन, तमाम तरह की समस्याएं कई जगहों पर हैं, और नाराज लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर पर राकेश मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं। राकेश, अभी अभी हमारे पास जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, गुवाहाटी में नया 2 मामला सामने आया है, और भी कुछ जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे न्यूज़ एडिटर नबारुन गोस्वामी। नबारुन, क्या जानकारी है आपके पास? जी रंजीत, जैसा कि हमने ब्रेक किया अभी थोड़ी देर पहले, 2 और केसेस पॉजिटिव केसेस आए हैं गुवाहाटी में। एक मोरीगांव के हैं, ओरिजिनली हेली तो मोरीगांव, और दोनों ही गुवाहाटी में पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। अभी जो सोर्सेस से जो खबर आ रही है हमारे पास रंजीत, ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, बट सोर्सेस से जो खबर आ रही है, जो गुवाहाटी के जो ओरिजिनली गुवाहाटी के जो व्यक्ति हैं जो टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, ही इज अ बिजनेसमैन फ्रॉम फैंसी बाजार एरिया के एक बिजनेसमैन है, जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं हुआ है, बट हाईली प्लेस्ड सोर्सेस से हमारे पास ये खबर आ रही है। तो ये देखा जा रहा है रंजीत की पहले भी जो आपको याद होगा, जो गुवाहाटी में 4 केसेस निकले थे, उसमें भी 3 ऐसे थे जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं था। और ये जो है कि बहुत ही बड़ा कंसर्निंग सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्वारंटीन में हैं, टेस्ट पॉजिटिव कर रहे हैं, उनके लिए तो पता है हेल्थ अथॉरिटीज को, सरकार को, कि हाँ ये कर सकते हैं, इसलिए इनको क्वारंटीन में, चाहे वो होम क्वारंटीन हो चाहे वो फैसिलिटी क्वारंटीन हो, उनको रखा जा रहा है एंड उनको मॉनिटर किया जा रहा है। बट ये जो 3 केसेस आए थे, 3 केसेस जो गुवाहाटी के पहले आए थे, जिनका कोई ट्रैवल या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, दैट हैज रेज्ड अ लॉट ऑफ कंसर्न। अभी जो खबर आ रही है फिर से रंजीत, ये जो गुवाहाटी के जो व्यक्ति हैं वो जो टेस्ट पॉजिटिव हुए हैं, उनका सिमिलरली कोई ट्रैवल या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है और फैंसी बाजार के एक बिजनेसमैन है। तो ये अभी जो है लेटेस्ट खबर आ रही है। हालांकि हम ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं, बट अगर ये ऐसा है, देन अगेन ये सरकार के लिए बहुत ही चिंता की बात होगी। फैंसी बाजार इज अ बिजी एरिया, और काफी सारे जो है हमारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट खुल भी चुके हैं, 1/3 के हिसाब से हो चाहे अदरवाइज। So this is something that will be very concerning, but हम ऑफिशियल कंफर्मेशन के अभी रुके हुए हैं। जी हाँ, ऑफिशियल कंफर्मेशन का हम वेट कर रहे हैं, लेकिन नबारुन हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। और आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिशियल ट्वीट को भी कॉपी कर फेक न्यूज़ की भी बात सामने आई थी। क्या ये ऐसा कोई मामला हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस वक्त फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू से कर रहे थे, और अब ऐसा है कि इन चीजों को, जैसे हेल्थ मिनिस्टर ने फिर से ट्वीट किया कि आसाम पुलिस
इज लुकिंग ऑलरेडी एन एफआईआर हैज बीन फाइल्ड, एफआईआर फाइल किया गया है और जांच चल रही है। और ये बहुत जरूरत है कि जल्द से जल्द ये जांच खत्म हो और जिन्होंने भी ये किया है दे शुड बी ब्रॉट टू, बिकॉज अभी एक ऐसा दौरान है रंजीत जो बाहर से हजारों लाखों जो लोग हैं तो सिर्फ असम में ही नहीं नॉर्थ ईस्ट के सब वापस आएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव केस आए, स्पेशली अगर कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है तो पॉजिटिव केस हो भी सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हर रोज 1 या 2 3 या कुछ केस आए चाहे ना आए, बट अगर ऐसे ही फेक न्यूज चलता रहा तो ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा। इसलिए असम पुलिस लगी हुई है और जल्द से इनको बुक किया जाए। और बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, हम ये कहना चाहेंगे कि हमेशा जो भी स्टेट्स हैं वो उनके ऑफिशियल, जैसे कि असम तो असम हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा वो सारे अपडेट्स अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दे रहे हैं। कुछ भी चीज सर्कुलेट करने से पहले सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे रंजीत, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में जाके वेरीफाई कर लें उस चीज को बिफोर दे सर्कुलेट। बिकॉज ये सर्कुलेशन हो रहा है ये बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो जाता है, कभी कभी मीडिया ग्रुप से भी हो जाता है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब तक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कंफर्म ना करें, कुछ भी शेयर ना करें। अब त्रिपुरा ले लीजिए, मेघालय ले लीजिए, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अपने ट्विटर हैंडल से ये सारी चीज अपडेट कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा कुछ सर्कुलेट होता है सबसे पहले लोग जो है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में जाएं या ऑफिशियल फेसबुक पेज में जाएं, चेक करें उसको, फिर जाकर सर्कुलेट करें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जनता जो है, जनता को भी गवर्नमेंट को सपोर्ट देना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है कि हर एक केस अगर ऐसा होने लगा, हमारे जो अथॉरिटीज हैं इतना रिसोर्स नहीं है कि हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चल रहा है और हर एक फेसबुक पेज में क्या चल रहा है उसको ट्रैक करें, वो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें जो है जो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। जी हाँ, बहुत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल होता है, पहले उसे चेक किया जाना चाहिए, फिर खबरें जो है मैं तो कहता हूं कि फट से कोई खबर फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए जब तक पुख्ता जानकारी ना हो और ये खबर पर मुहर ना लगी हो। तो सभी से यही आह्वान है कि आप जब भी कोई फेसबुक पे या ट्विटर पे आपको ऐसा मैसेज मिलता है तो इसकी सत्यता को पहले जांच लें। नवारुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवारुण, हमारे न्यूज़ एडिटर जैसे बता रहे हैं 2 लोग जो पॉजिटिव पाए गए, एक तो गुवाहाटी के हैं और फैंसी बाज़ार के हैं। निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, पौराणिक व्यापारिक केंद्र है फैंसी बाज़ार में। बहुत से और आप लोग भी फैंसी बाज़ार एरिया में ही रहते हैं, तो मैं राजकुमार जी से जानना चाहूँगा, बहुत व्यस्त इलाका है, वहाँ में कैसी व्यवस्था की जाए क्योंकि किसी के आने जाने पर तो मनाही है नहीं और ये चिंता का भी विषय है फैंसी बाज़ार में। और जैसा कहा जा रहा है कि अभी उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है, लेकिन खबर तो पक्की ही लग रही है। ऐसा है, यदि ये पॉजिटिव व्यक्ति उस अंचल से जो बताया जा रहा है आपकी टीवी के माध्यम से हम बताया जा रहा है, हमने बताया लेकिन अभी तक हमने हाँ official सत्य, इसीलिए मैं कहता हूँ मैं इस पर एक बहुत बड़ा, यदि ये सत्यता है, आज से 7 दिन पहले मैंने ट्वीट भी किया था और मैंने सरकार को भी आगाह किया था इस बात को लेके, जब ग्रीन जोन के माध्यम से गुवाहाटी महानगर को खोला गया, खुलना गुनाह नहीं है कि आज नहीं तो इस कोविड-19 से हमें सबको विद सेल्फ डिसिप्लिन लड़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम लॉकडाउन करके बैठ जाएंगे, कितने दिनों तक करेंगे। लेकिन मैं चूंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है फैंसी बाजार अंचल से, देखिए इस गुवाहाटी महानगर के फैंसी बाजार में हर अंचल का व्यक्ति आता है और यदि उस व्यक्ति से संक्रमित होता है कोई भी अंचल का, क्यों उस व्यक्ति से यदि वो बिजनेस में निश्चित उसका मूवमेंट बहुत रहा होगा और बहुत ऐसे व्यक्ति आए होंगे जो अलग अलग अंचल से होंगे, न केवल गुवाहाटी महानगर से बल्कि हो सकता है नियर बाई जो अंचल गांव हैं उनसे भी हों। तो ये बहुत ही ज़्यादा, एक बात मैंने कही थी, क्या गल्ला पट्टी को पीछे जब 48 दिनों से खोला गया, जेसी दास रोड पान बाजार दवाइयों की दुकान, क्या वहां 33% के साथ काम नहीं करना था सरकार को? देखिए मैंने बाकायदा लिखा इस बात को, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाना चाहिए था। क्यों गल्ला पट्टी सोशल डिस्टेंसिंग की जगह नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यह बातों में मैं ये नहीं कहता वहाँ व्यापार नहीं होती, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, रहने दीजिए उनको, खोलिए आप, लेकिन उनमें भी वही तरीका अपनाइए जो और व्यापारियों के साथ अपनाते हैं साथ, चूंकि वहाँ एक साथ 15 से 2000 टीआर SRCB रोड का जो टीआर जंक्शन से लेके माचकुआ का जो केदार रोड का जंक्शन है उसके बीच में 5 गलियां आती है। आप देखिए 2 छोटियां गली शुरू होती है, रानी सती, दीवान पट्टी, फिर MS रोड, फिर चैम्बर रोड, फिर लक्खी गली, इस तरह से और बहुत
मार्केट से हम एक तरफ तो सरकार कहती है हम मार्केट्स को ओपन नहीं करने देंगे, मॉल्स को हम ओपन नहीं करने देंगे, और एक तरफ जहां वो गल्ला पट्टी का अंचल है या जैसी दोस्त पान बाजार में आप देखिए कम से कम 1500 नहीं 2500 दुकानें होंगी छोटी छोटी, और वहां आप मेडिकल की सब दुकानों को एक साथ खोल दिया। क्यों खोल दिया? वहां भी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, अरे दवाइयां कुल लेनी मिला है, के दवाइयां राजकुमार जी मिलेगी। ये कहना चाहते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज तो खुलनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ वहां भी स्टाफ सोच हाँ, स्टाफ हर पूरे- चीज नहीं, पूरा लगाया हर गया। बात का ध्यान रखना है। आप हर भी जगह आप ध्यान भी रखना फैंसी चाहिए। बाजार इलाके में रहते हैं, आपने भी इन चीज़ों को देखा है। तो एक तो हम देख रहे हैं कि जो पेड क्वारंटीन होटल्स है वहाँ में गड़बड़ियाँ सामने आ रही है, और फैंसी बाजार जैसे बड़े इलाके में जैसा राजकुमार जी कह रहे हैं कि वहाँ पे विशेष ध्यान नहीं रखा गया है, जबकि वहीं पे गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ रहती है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पेड क्वारंटीन होटल के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सारी होटलें ख़राब नहीं कर रही है। बहुत सी ऐसी होटलें भी है जो बियॉन्ड उनको जो देना है, जो क्वारंटीन वहाँ कर रहे हैं, जो कुछ उनको देना उससे ज़्यादा सर्विस उनको दे रही है। ऐसी अच्छी नज़ीर भी है। किंतु कुछ होटलें ऐसी है जिन्होंने सरकार को जो चालू भाषा में कहते हैं कि टोपी पहना कर रेट ज़्यादा कर दिया, फैसिलिटी कुछ भी नहीं दी जा रही है, SOP जो है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। ये तो होटलों की बात हुई। जहाँ तक फैंसी बाज़ार की बात है, फैंसी बाज़ार और उस आसपास के इलाके में अगर कोरोना पिकनिक के लिए जो लोग वहाँ आते हैं अगर उनको रोक दिया जाए तो आधी समस्या दूर हो जाएगी। गाड़ियाँ लेकर लोग चले आते हैं, किसी का अगर रियावाड़ी में, किसी का अगर गणेशगुड़ी में है, किसी का अगर नारंगी नूनमाटी में है, और गाड़ियाँ लेके फैंसी बाजार में घूमने चले आ रहे हैं। क्या तमाशा हो रहा है देखने चले आ रहे हैं? होना तो ये चाहिए कि उधर माचकुआ के पहले, इधर खूबचंद के पहले गाड़ियों को पूरी तरह रोक देना चाहिए, प्राइवेट गाड़ियों को। प्राइवेट गाड़ियों का क्या काम है वहाँ पे? लॉकडाउन के समय भी सरकार को, पुलिस प्रशासन को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। 2 व्हीलर्स बहस करते थे, हेलमेट नहीं है, हर गाड़ी के पास में कोई ना कोई एक पास है, हर तीसरी गाड़ी के ऊपर प्रेस लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये प्रेस लिखी हुई गाड़ियों को चेक करना चाहिए कि कितनी इनमें फेक है और कितनी इनमें जेन्युइन है। साथ साथ इस तरह की कहीं से भी कोई एक कार्ड, कहीं से भी एक कार्ड जुगाड़ कर लिया, प्रेस है और बहस कर रहा है। किसी ने लिख दिया कि एसेंशियल सर्विस, कोई लिख के चल रहा है कि हम फूड देने वाले लोग हैं, और गाड़ियों का वहाँ तांता लगा रहता है। रोकने पर पुलिस से बहस करते हैं, प्रशासन के लोगों से बहस करते हैं। तो एक कोरोना पिकनिक के लिए जो फैंसी बाजार और आसपास के लोगों में घुसते हैं उन पर पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। खूबचंद के वहाँ रोक देना चाहिए, MG रोड में रोक देना चाहिए, AT रोड में रोक देना चाहिए, माचकुआ के पहले वहाँ पर उनको रोक देना चाहिए। भीड़ आधी हो जाएगी। आप देखिए जेल में पार्किंग खोल दी गई है, फिर भी आप अभी फैंसी बाजार चले जाइए, सिंगल नहीं, SRCB रोड की बात बता रहा हूँ, सिंगल नहीं डबल पार्किंग करेंगे। कई ऑटो वाले दिन सुबह वहाँ आकर ऑटो लगा देते हैं, जो भाड़े वाले ऑटो वाले हैं, दिन भर बैठ के उस पर ताश खेलते हैं। प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बहुत ही सख्ती से इन सबको रोकना होगा। जिस ऑटो में माल है या जिसमें माल लोड या अनलोड हो रहा है, केवल वही ऑटो या वही गाड़ी वहाँ खड़ी रहेगी, बाकी सब की सब जेल की पार्किंग में जाएगी। बहुत बड़ी पार्किंग फैसिलिटी सरकार ने उपलब्ध कराई है, लोग जाना नहीं चाहते हैं। फैशन ये हो गया है कि जिसके पास, अभी मैं फैंसी बाजार के खासकर आसपास के लोगों की या गुवाहाटी के लोगों की एक फितरत आपको बता रहा हूँ कि जिसके पास लॉकडाउन में किसी भी तरह का एक पास नहीं था, उसको ऐसा फील होता था कि उसका स्टेटस कहीं कम हो गया है ना। कोई ना कोई एक पास, कोई ना कोई एक कार्ड टांग कर घूमना, लॉकडाउन का उल्लंघन करना लोगों ने अपनी फितरत बना ली है। सरकार को, प्रशासन को ऐसे लोगों को सबसे पहले चेक करना होगा, तो शहर की आधी भीड़ कम हो जाएगी। एक बात बोलना चाहूंगा, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मेरा एक छोटा भाई है, वी आर 8 brothers and 2 sisters। उस भाई ने आज तक 48 दिन पहले मोदी जी ने कहा था जान है तो जहान है, आज तक उसने अपने फ्लैट के बाहर नहीं निकला। वो लड़का जबकि स्टेट क्रिकेटर है, मजबूत लड़का है माइकल विकास, उसने आज तक अपने घर के बाहर के बरामदे को नहीं देखा। जी हाँ, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। लॉकडाउन को सेल्फ इमरजेंसी का मानना चाहिए, एक तो उसका नियमों का सम्मान करना चाहिए। उल्लंघन करने वालों की कमी नहीं है, और नियमों को मानने वाले भी लोग हैं। दुल्लू अहमद, फैंसी बाजार से जो खबर आ रही है, अभी तक हालांकि ऑफिशियली ये पुष्ट नहीं हुआ है, लेकिन फैंसी बाजार जैसे इलाके में अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत भयानक सिचुएशन होने वाला है। देखिए रंजित जी, आज शो से पहले मैं एक थोड़ा 2 मिनट में आपको बात बोलूँगी। आज 3 दिन पहले यहाँ पे शो एक हुआ था, तो आप लोग का शो शायद रात को रिपीट भी कर रहा है, 10-11 बजे शायद रिपीट कर रहा है। तो मेरा पास ये राजकुमार जी को भी, प्रमोद दा को भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो रात को 1 बजे मेरा मोबाइल में फ़ोन आया, एक शांतिपुर का लड़का, उसका राजकुमार देवान है नाम, आपका पास भी आया है शायद। तो अच्छा हुआ कि मैं आपको बोल दिया, आप भी एग्री किया है। उसने एक बात बोला है, आज अभी जो कोरोना का ये फैंसी बाजार रिलेटेड कुछ एक पेशेंट निकला है बोला, इसलिए हम लोग को बात बोलने में और थोड़ा सुविधा हो गया। तो उसने 1 बजे एक बात बोला कि दुल्लू जी, आप आज हिंदी टॉक शो में थे, तो ये चैनल अभी देखिए, आसामीज टॉक शो और ये हिंदी टॉक शो क्या होता है, जब हिंदी टॉक शो चलता है तो लाइव चलने से क्या होता है, ये
नॉन असामीज लोग ज़्यादा देखते हैं, असामीज लोग कम देखते हैं, ऐसे एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो बोला कि अभी एक गल्लापट्टी वो रोज़ जाता है, ऐसे घूमने जाता है, तो सिचुएशन देखा है कि आज मैंने गया था गल्लापट्टी, वहाँ पे जो सिचुएशन, उसकी फ़ोटो भी लिया, मुझे फ़ोटो भी दिया है उसने व्हाट्सएप में। प्लस जो सिचुएशन है इसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का बात नहीं है, कोई मास्क का बात नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बात राजकुमार जी ने पहले भी बोला था तभी। तो अभी उसने बोला कि ये सब बात आपको स्टूडियो में बोलना है कि किसका क्या इंटरेस्ट है। अभी आदमी मर रहा है, यहाँ पे व्यापार में ज़्यादा जोर दे रहा है सब, तो निश्चित रूप से किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है, अभी राजकुमार अभी शांतिपुर ये फैंसी बाजार से रिलेटेड है, पमुड्डा भी है, और मैं भी फैंसी बाजार से रिलेटेड हूँ। आप भी जानते हैं, आपका जो भाई माइकल मेरा दोस्त ही है। तो अभी क्या, जो आदमी घर से नहीं निकल रहा, आपका भाई का बात बोले, ऐसा इसी तरह हजारों एग्जाम्पल है अभी। लेकिन गल्लापट्टी में ऐसा क्या आ गया कि सबको एक साथ मिलके पूरा सामान खरीदना है, पूरा गाड़ी आ गया है, पूरा सब तरफ से सब जिले से सब आदमी आ गया हो, उसको भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये सब देखना चाहिए। एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा, गल्लापट्टी जैसे इलाकों में सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। एक दो लोगों को, वहाँ के लोगों को मैंने लैटरवीन में कहा भी था कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि कोरोना रात को देर से सोता है और सुबह 10 बजे बाद उठता है। तो जितनी भीड़ आपने वहाँ मचा रखी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, फैंसी बाजार से गुवाहाटी में 2 केस की बात कही जा रही है, और फैंसी बाजार जो है सबसे बड़ा व्यापारिक मंडी है पूर्वोत्तर भारत का व्यापारिक मंडी है, और वहाँ से ऐसी खबरें आना निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। हमने जसपाल सिंह से भी बात की थी। और राकेश, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक तो लोग जो बाहर से लौटे हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पे सरकार भी पूरी तरह से जो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए वो नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे भी खबरें हैं कि बहुत से क्वारंटीन सेंटरों में पेयजल तक की सुविधा नहीं है। लेकिन जहाँ तक व्यापार वाणिज्य का सवाल है, लोगों वहाँ पे दुकानों में क्या ऐसी भीड़ जमती है? जी बिल्कुल, दुकानों पे अधिकतर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास, खासकर जो किराना प्रतिष्ठान है और हाट बाजार में सब्जियों, जी हाँ, हम दो राय नहीं है जी। और खतरा लगातार बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद लोगों में जागरूकता की कमी है, और व्यावसायिक रूप से भी लोग कहीं ना कहीं इसको लेके जागरूक नहीं दिख रहे हैं, जिसके कारण ज्यादा परेशानी हो रही है और लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा इन जगहों पर बना हुआ है। जी राकेश, समय की कमी है, आखिरी सवाल करता हूं मैं आपसे। ग्रामीण अर्थनीति जो है वो किसानों के ऊपर है, जो नकदी फसल उगाते हैं और साग सब्जियों का व्यापार, साग सब्जी उगा के वहाँ के जो हाट बाज़ार में बेचते हैं, साप्ताहिक बाज़ार लगती है, ऐसे लोगों को तो काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और सरकार की ओर से क्या जो कैश देने की बात कही जा रही है या आर्थिक मदद की बात कही जा रही है, वो पूरी तरह से उन तक पहुँच पा रही है? राशन कार्ड के माध्यम से सरकार द्वारा जो 1000 रुपए की मदद दी गई है वो काफी लोगों को मिली है। लेकिन किसानों की हालत की बात करें तो इस बार बिहार में किसानों की स्थिति बहुत बदतर है, जहां कोरोना के कारण किसानों अनाज का मूल्य भी गिर गया है। एक तो ओलावृष्टि और लगातार बरसात के कारण बिहार में रबी फसलें पूरी तरह चौपट हो गई थी, और उस पे भी उनको पर्याप्त कीमतें नहीं मिल रही हैं। सब्जी मंडियों का भी वही हाल है, सब्जियां बाहर नहीं जा पा रही हैं, जिनके कारण औने पौने दाम पर किसान बेच रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो किसानों की हालत इस बार और भी मजदूरों से भी समझे तो ज्यादा किसानों की हालत खराब होती दिख रही है बिहार। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। जैसा कि राकेश बता रहे हैं, मजदूरों से भी खराब हालत किसानों की हो रही है। असम में भी तो जो कृषि मंत्री है वो दौरा कर रहे हैं, उन्होंने ये भी बात कही कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कितना विश्वास किसानों के लिए तो फिर भी सरकार के पास में योजनाएं हैं, पर ये बाहर से जो मजदूर आने वाले हैं, ख़ास तौर पर आप बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी ख़राब है कि पूरी की पूरी मोदी सरकार की मंशा कटघरे में आ गई है। जो बाहर से लोगों को लाने की बात है, जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूर बाहरी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, एक तो सरकार ने उनकी सूद लॉकडाउन के 1 महीने बाद ली। आप लॉकडाउन के 1 महीने बाद जो करने की सोच रहे हो, 1 महीने पहले भी कर सकते थे। दूसरे, जिस तरह से बाहर से लोगों को, विदेशों से लोगों को लाया जा रहा है, और एक वो वंदे भारत मिशन
के तहत हवाई जहाज़ों से हम ला रहे हैं, हमारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं, लोग उतर रहे हैं, अपनी माटी को चूम रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। वो भी हमारे नागरिक है, हमें हमारी उनके प्रति भी जिम्मेवारी है, उन्हें हमें लाना चाहिए। किंतु एक क्लास डिस्क्रिमिनेशन साफ नज़र आ रहा है। भाई वंदे भारत मिशन ठीक है, पर ये जो लोग रेल के माध्यम से जा रहे हैं, रेल की पटरियों पर से जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, सड़कों से जा रहे हैं, भूखे आ रहे हैं, गोद में बच्चे और माँ को लेकर चल रहे हैं, जिनके पास खाना पीना दाना नहीं है, वो भी भारत के ही बंदे हैं। ये बात समझने में मोदी सरकार पूरी तरह चूक गई है, पूरी तरह असफल रही है, और आने वाले दिनों में देश के लिए ये एक बहुत भयंकर समस्या बनने वाली है। लाखों करोड़ों की तादाद में आज भी लोग, गरीब लोग खासकर, अपने राज्यों को नहीं आ पा रहे हैं, वो बस भाड़े नहीं कर सकते। आपने ट्रेन चलाने का निर्णय लिया, बहुत देर से लिया, अभी भी ट्रेन की ई बुकिंग होगी टिकटों की। अरे भाई, जो मजदूर दिहाड़ी करता है वो ई बुकिंग करना नहीं जानता। वो पॉलिसी इस मामले में पूरी की पूरी तरह सरकार की फेल हो चुकी है। और मोदी सरकार में फिर रिपीट करना चाहूँगा कि मजदूरों को, गरीब मजदूरों को खासकर बाहर से अपने राज्यों में लाने में क्लास डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। मेरा इल्जाम है सरकार पे। दुल्लू अहमद, हमारे पास समय की कमी है, आपका आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे इस पर? देखिए ये रंजीत जी, अभी आपको एक बात मानने पड़ेंगे, जब असम में कोरोना का ये मरीज का संख्या कम था तो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट था। तो अभी दिन पे दिन ये मरीज का ये बढ़ जा रहा है, जैसे 50,000 से 2 दिन में 67 आ गया। अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया असम में, कि अभी प्रशासन थोड़ा ढीला कर दिया। जैसे थोड़ा देर पहले मैंने गल्लापट्टी का एग्जाम दिया, ऐसे इस तरह का और बहुत एग्जाम्पल बाकी है। इसलिए मैं आप लोग का शो का जरिए से प्रशासन का अनुरोध करता हूँ कि अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जब स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, अभी असली लड़ाई शुरू हो रही है। हमारे पास समय बिल्कुल कम बचा है। राजकुमार जी, आपका आखिरी कमेंट, 20 सेकेंड। ऐसा है, निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की, सख्त प्रशासन की वर्तमान स्थिति जो बता रही है आवश्यक है। लेकिन साथ ही साथ एक बात कहना चाहूँगा, मैं भी सरकार का एक अंग हूँ, लेकिन हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबका सहयोग लेना पड़ेगा, सबको अपने समर्थन में लेकर यदि हम साथ चलें और कुछ जिम्मेदारियां केवल अपने तक न रखकर औरों को भी बांटे। वर्क ऑफ डिवीजन जब तक कार्य पद्धति का नहीं होगा, कहीं न कहीं जो भी सरकार कहीं भी काम करती हो, जिस प्रदेश में करती हो, यदि वर्क ऑफ डिवीजन ढंग से नहीं करती है, कार्य पद्धति को अपनाते हुए सबको आवंटन नहीं करती है, तो इस तरह की परेशानियां देखने मिलेगी। 48 दिन हो चुके हैं, ये बहुत पहले किया जाना चाहिए था। और जो रिपोर्ट अगरतला से आई है, वहाँ भी अगर कहीं पे क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है तो लोग, आसपास के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं क्वारंटीन सेंटर बना दिया, कहीं हमारे अंदर में भी ये कोरोना वायरस ना फैल जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको सावधान रहना है। सरकार जो कुछ भी कर रही है आपके भले के लिए कर रही है। आप देख रहे हैं, दर्शकों से मैं आग्रह करता हूँ कि 67,000 को क्रॉस कर चुका है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में जो है ये संख्या बहुत अनुपात में कम है, लेकिन जो बाहर से लोग लौटेंगे उनके साथ मतभेद नहीं करना है। उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रहते समय उनकी सहायता करना है। सरकारी दिशा निर्देशों का आपको पालन करना है और सबके साथ जो है एक मिलजुल कर इस माहौल से निपटने के लिए एक मानसिक स्थिति अपनी बनानी है। तभी हम इस अदृश्य शक्ति से लड़ सकते हैं, इस महामारी से लड़ सकते हैं। मुद्दा में इतना ही। धन्यवाद।